नमस्कार, सुबह 10 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अलका सिंह। समाचारों में सबसे पहले हेडलाइंस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा व्यवस्था की बताया रीढ़। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 1334 नर्सिंग स्टाफ के नियुक्ति पत्र वितरण की शुरुआत। मथुरा से वृंदावन के बीच रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में किया जाएगा परिवर्तित। रेल मार्ग से मथुरा से वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर रेल यात्रा की सुविधा। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का असर लगातार जारी। लखनऊ में रविवार को डेंगू के मिले नए 47 मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने 16 घरों में गृहस्वामियों को मच्छर जनित स्थितियों के लिए दिए नोटिस। फर्रुखाबाद में रिवायती अंदाज में हुआ कमालगंज के 3 दिवसीय उर्स का समापन। नामी गिरामी कव्वालों ने पेश किए कलाम। मेले में श्रद्धालुओं को दिखी भीड़। और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से प्रदेश के मौसम में आया बदलाव, बढ़ा ठंड का असर। कोहरा और सर्द हवाओं से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अभी और ठंड बढ़ने के जताए आसार। समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सों को चिकित्सा व्यवस्था की रीढ़ बताते हुए कहा कि अस्पताल में मरीज के साथ सबसे ज्यादा समय नर्सिंग स्टाफ ही बिताता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नर्सों का व्यवहार भी मरीजों की बीमारी ठीक करने में दवाओं के साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चिकित्सालयों के लिए चयनित 1334 नर्सिंग स्टाफ के लिए नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में पारदर्शी और निष्पक्ष चयन प्रक्रिया के माध्यम से सरकार ने 5 लाख से अधिक पदों पर युवाओं को भर्ती किया है। उन्होंने नवनियुक्त नर्सिंग स्टाफ से कहा कि आपको ये अवसर मिल रहा है कि आप लोगों की सेवा करके समाज में अपनी अहम जिम्मेदारी निभा सकें। आपके पास आने वाला व्यक्ति बीमार होगा, परेशान होगा, उस अवसर पर आप उसकी मदद करें और उसको स्वस्थ करके घर भेजें। यही आपकी और सरकार की उपलब्धि होगी। स्टाफ नर्सेज का एक साथ चयन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा पारदर्शी तरीके से करने के उपरांत आज स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम यहां पर आयोजित किया गया है। मैं सबसे पहले आप सभी को इसके प्रति हृदय से बधाई देता हूं। विगत 5 वर्ष के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन की शासकीय सेवाओं में एक पारदर्शी और निष्पक्ष चयन की प्रक्रिया के माध्यम से 5 लाख से अधिक युवाओं को हम लोगों ने शासकीय सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति पत्र प्रदान किए। प्रदेश के अंदर प्रदेश के युवाओं को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से चयन की प्रक्रिया के माध्यम से जो सम्मान प्राप्त हुआ, तो उनकी ऊर्जा और उनकी प्रतिभा का लाभ भी प्रदेश को मिलता हुआ दिखाई दिया। जो प्रदेश पहले देश के अंदर एक बीमारू राज्य माना जाता था, यानी यहां मनुष्य ही बीमार नहीं था, प्रदेश स्वयं ही बीमार था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वही उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपने आप को स्थापित करने की ओर तेजी के साथ अग्रसर हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण किया है। अब प्रदेश इसको पीछे छोड़ चुका है। दंगे और गुंडागर्दी अब प्रदेश में कहीं दिखाई या सुनाई नहीं पड़ती है। व्यवसाय के क्षेत्र में प्रदेश दुनिया से निवेश आकर्षित कर रहा है।
ओडीओपी का सामान अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बेचा जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सहारनपुर के लिए 145 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रधानमंत्री आवास की चाबी और जन कल्याणकारी योजनाओं का चेक भी प्रदान किए। सुरक्षा के लिए देवबंद में एटीएस के सेंटर की स्थापना का हो, उसमें भी कोई कोताही नहीं बरती गई। सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता रखती है। और भाइयों बहनों, उन्हीं सब बातों को कहने के लिए आज मैं आया हूं। राजनीति के जो सबसे खराब पहलू है वह है कि पिछली सरकारों ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के पहले जिन लोगों ने प्रदेश में शासन किया, उनकी राजनीति परिवारवाद तक सीमित थी। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी थी। परिवारवाद के नाम पर उन्होंने प्रदेश के नौजवानों के साथ, अन्नदाता किसानोकिसानों के साथ, व्यापारी बंधुओं के साथ में उद्यमियों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, राजनीति का अपराधीकरण किया और अपराधियों का राजनीतिकरण करने का पाप भी किया था। और वही कारण था कि प्रदेश में कोई आना नहीं चाहता था। जिन लोगों ने पहले से निवेश किया था वे प्रदेश से पलायन कर रहे थे। केराना और कांधला जैसी घटनाएं प्रदेश में होती थी। आज मैं कह सकता हूं, उत्तर प्रदेश में जो निवेशक था, जो व्यापारी था, जो उद्यमी था, जो कभी सपा के समय में भाग चुका था, आज वो वापस उत्तर प्रदेश के अंदर वापस आ चुका है। हाँ, अपराधी प्रदेश छोड़कर के भाग रहा है। संसद का शीतकालीन सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा। लोकसभा सचिवालय के मुताबिक 17वीं लोकसभा का 10वां सत्र 7 दिसंबर से शुरू होगा और सरकारी कामकाज के अनुरूप ये 29 दिसंबर को समाप्त हो सकता है। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ट्वीट करते हुए कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र 23 दिनों तक चलेगा और इस सत्र में 17 बैठकें होंगी। जोशी जी ने कहा कि आजादी के अमृतकाल में सत्र के दौरान विधायी कार्य सहित अन्य विषयों पर सार्थक चर्चा की उम्मीद की जा सकती है। विश्व के शर्म एल शेख में हानि एवं क्षति समझौते पर सहमति के ऐतिहासिक फैसले के साथ संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया, लेकिन सभी जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल बंद करने समेत अन्य अहम मामलों पर स्केलेटन में 1 साल पहले हुए समझौते की तुलना में बहुत कम प्रगति देखने को मिली। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 2 हफ्ते तक चली माथापच्ची के बाद आखिरकार उस ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बन गई, जिसके तहत जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान के लिए गरीब देशों को भुगतान किया जाएगा। वार्ताकार हानि और क्षति कोष गठित करने पर सहमत हो गए हैं। वार्ताकारों का मानना है कि कोष जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील विकासशील देशों को हुए नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा। इस फंड के जरिए जलवायु परिवर्तन की समस्या को दूर करने की कोशिश की जाएगी। ये सौदा बड़े समझौते का हिस्सा है और लगभग 200 देशों के वार्ताकारों ने इसे लेकर मतदान किया है। विकसित देश ऐतिहासिक रूप से जलवायु परिवर्तन के लिए प्रमुख तौर पर जिम्मेदार माने जाते हैं और आने वाले समय में उन्हें इसका भुगतान करना होगा। इसी डर से अमीर देश अब तक इस कोष के गठन पर चर्चा के आयोजन का विरोध करते रहे हैं, लेकिन हाल के वर्षों में पाकिस्तान, नाइजीरिया और अन्य जगहों पर बाढ़ के प्रभाव ने जलवायु संतुलन को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस सीओपी में नुकसान और क्षति को दूर करने वाला जो कोष स्थापित करना फैसला किया गया है वो ऐतिहासिक है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि निर्बल देशों के लिए मुआवजे की ऐतिहासिक घोषणा इस जटिल चुनौतियों से निपटने में पर्याप्त नहीं है, मगर टूटे हुए भरोसे का फिर से निर्माण करने के लिए ये एक अति आवश्यक राजनीतिक संकेत है। मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। जलवायु संकट की अग्रिम पंक्तियों पर उन लोगों की आवाज सुनी जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली हर कदम पर इस प्रयास का समर्थन करेगी। इस बीच भारतीय शिष्ट प्रतिनिधिमंडल के नेता और केंद्रीय पर्यावरण, वन
और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सम्मेलन के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि दुनिया ने इसके लिए बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा निर्माण में जलवायु परिवर्तन से निपटने के अपने प्रयासों में सतत जीवन शैलियों और खपत और उत्पादन के टिकाऊ पैटर्न की व्यवस्था को शामिल करने का भी भारत स्वागत करता है। अध्यक्ष महोदय, आप एक ऐतिहासिक सीओपी की अध्यक्षता कर रहे हैं, जहां हानि और क्षति निधि स्थापित करने सहित हानि और क्षति निधि व्यवस्था के लिए समझौता सुरक्षित किया गया है। दुनिया ने इसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया है। हम आम सहमति बनाने के आपके अथक प्रयासों के लिए आपको बधाई देते हैं। हम कवर निर्णय में जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के हमारे प्रयासों में टिकाऊ जीवन शैली और खपत और उत्पादन के टिकाऊ पैटर्न में संक्रमण को शामिल करने का भी स्वागत करते हैं। हम ध्यान दें कि हम कृषि और खाद्य सुरक्षा में जलवायु कार्रवाई पर 4 साल का कार्यक्रम स्थापित कर रहे हैं। विकासशील देशों ने हानि और क्षति कोष की स्थापना के लिए मजबूती से बार बार अपील की है, ताकि उन देशों के लिए वित्तीय सहायता सुनिश्चित की जा सके जिन्होंने जलवायु संकट में बहुत कम योगदान दिया है मगर इसके प्रभाव से अधिक जूझ रहे हैं। COP27 सम्मेलन के दौरान दूसरी अन्य प्रमुख घोषणाएं की गई हैं, जिसमें शर्म अल शेख अनुकूलन एजेंडा, जल अनुकूलन एवं सहन क्षमता के लिए कार्रवाई पहल, अफ्रीका कार्बन बाजार पहल, बीमा अनुकूलन त्वरण मुहिम जैसे मुद्दे शामिल हैं। COP27 की बैठक 6 नवंबर से 18 नवंबर तक चलनी थी, लेकिन गरीब देशों के फंड को लेकर जारी वार्ता पर चर्चा पूरी करने और निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इसे बढ़ाया गया। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में जलवायु परिवर्तन से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा होती है। 190 से अधिक देश जो UNFCCC के सदस्य हैं, जलवायु परिवर्तन से निपटने और वैश्विक दृष्टिकोण पर काम करने के लिए हर साल सदस्य देशों की बैठक होती है। ये वो प्रक्रिया है जिसने पेरिस समझौते को जन्म दिया है। इसके अलावा इसके पूर्ववर्ती समझौते क्योटो प्रोटोकॉल भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। गोवा में 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी इफ्फी का शुभारंभ हो गया। समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ साथ फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। एशिया के सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में विश्व भर का बेहतरीन सिनेमा प्रदर्शित होगा। गोवा में एक भव्य आयोजन के दौरान 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का शुभारंभ हुआ। समारोह में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन और सूचना एवं प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र के साथ साथ फिल्मी दुनिया की दिग्गज हस्तियां शामिल हुईं। 28 नवंबर तक चलने वाले एशिया के इस सबसे बड़े फिल्म महोत्सव में दुनिया भर की बेहतरीन फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। अपने संबोधन में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने कहा कि इफ्फी के मंच का विस्तार किया जा रहा है। We have given wings to new ideas and innovation. For the first time, IFFI will have a technology hub to showcase the latest innovations for the cinema world. Next up is something very close to my heart and was born last year from the Honorable Prime Minister's vision to give the youth a platform to showcase their talent. And upholding the spirit of our youthful and lifetime awardees, NFA, Grammy and Oscar winners. केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि महोत्सव के दौरान विश्व भर के फिल्म प्रतिनिधि सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विश्व सिनेमा का आनंद लेंगे। Motto of Vasudeva Kudumbam, the whole world is the family. The IFFI has been erasing boundaries within the world of art and film. This allows the different film cultures to engage with each other, explore the possibilities to collaborate and promote understanding the social and cultural ethos of world of cinema. The 53rd IFFI has everything that a true movie lover wanted, that Indian panorama, master classes, books to box office sessions, film bazaar, 75
creative young minds, and most importantly, the best of world cinema are lined up in this edition of IFFI. वहीं गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा में दुनिया भर से आए फिल्म प्रेमियों, अतिथियों, दिव्यांगजनों और गोवा फिल्म फ्रेटर्निटी के लिए सरकार की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए हैं। The state government has taken the initiative to exclusive to curate the special master classes for Goan film fraternity. A special movie screening section has been curated for Divyangs along with the workshop in film and entertainment to enhance the participation of Goan and tourists. Where he has expressed confidence that IFFI will facilitate deeper understanding and new learnings in the salubrious state of Goa, I would only add that IFFI is a platform for Indian film industry to showcase its best before the world and to imbibe the best practices in cinema from the rest of the world. फिल्म महोत्सव के शुभारंभ समारोह में फिल्म अभिनेता चिरंजीवी को पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उधर स्पेनिश फिल्म निर्देशक कार्लोस सोरा को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनकी बेटी अन्ना सोरा उद्घाटन समारोह में प्रतिष्ठित फिल्म निर्माता की ओर से पुरस्कार ग्रहण किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों से सजे रंगारंग उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुआ IFFI के 53वें संस्करण का सफर दुनिया के शानदार फिल्मों का गवाह बनेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। उत्तर मध्य रेलवे के महाप्रबंधक सतीश कुमार ने मथुरा स्टेशन यार्ड और मथुरा वृंदावन रेल लाइन का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मथुरा वृंदावन रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में जल्द परिवर्तित किया जाएगा। मथुरा वृंदावन में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को रेल ट्रैक परिवर्तन होने के बाद बेहतरीन सुविधा मिलेगी। अभी रेल दिन में बस एक बार चलती है, आगे चलकर 1 घंटे में 2 बार ट्रेन यहां से चलने की व्यवस्था की जाएगी। रेल फाटक पर एलिमेट किया जाएगा। श्री कृष्ण जन्मस्थान स्टेशन मसानी स्टेशन की सूरत बदलेगी। महाप्रबंधक ने बताया कि टेंडर प्रक्रिया शुरू हो गई है, जल्द ही कॉन्ट्रैक्ट जारी कर दिया जाएगा। 11 किलोमीटर के इस ट्रैक को 2 साल में पूरा कर लिया जाएगा। ट्रैक परिवर्तन के दौरान वृंदावन स्टेशन की इमारत को भी बदला जाएगा। 11 किलोमीटर का सेक्शन है और इसको 2 साल का इसका प्लान है, उसमें इसको पूरा किया जाएगा। इसी संदर्भ में आज हमने इसका निरीक्षण किया और स्टेशन बिल्डिंग भी इसके अंदर बनाई जा रही है, जो बहुत ही भव्य बिल्डिंग है और उम्मीद है कि ये बहुत एक बेहतरीन श्रद्धालुओं के लिए एक सुविधा दी जाएगी यहाँ पर। और एग्जिस्टिंग जो अभी हमारी जो सर्विस है जो कि जो चलती है, परंतु वो एक ही दिन में एक बार चलती है और उसको वो घंटे में कम से कम 2 सर्विसेज 3 सर्विसेज चलेंगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें बात है कि जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट इसमें डिफ़िकल्टीज़ हैं अभी वाले चलने में, क्योंकि इसके अंदर करीबन 11 LCs हैं, इसके अंदर लेवल क्रॉसिंग्स हैं। हर बार उसको बंद करने के लिए रोकना पड़ता है और यात्रियों को भी जो जनता को भी इसमें तकलीफ होती है, उन सबको एलिमिनेट किया जा रहा है। इसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इसमें मदद कर रहे हैं और हम लोग स्थानीय स्तर पर भी और मंत्रालय स्तर पर भी और स्टेट गवर्नमेंट स्तर पर भी इसमें चेजिंग कर रहे हैं और जल्दी से इस काम को पूरा किया। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार लगातार अपना असर बनाए हुए है। अस्पतालों में बुखार के मरीज लगातार जांच और इलाज के लिए जगह जगह पहुंच रहे हैं। रविवार को लखनऊ में 47 डेंगू के मरीज मिले और बीते दिनों की रोजाना के मरीजों की संख्या भी 40 से अधिक बनी हुई है। लखनऊ में सबसे ज्यादा मरीज ऐशबाग, आलमबाग में, चंदन नगर और अलीगंज में पाए गए हैं। आम लोगों की शिकायत है कि स्वास्थ्य विभाग की टीमें फॉगिंग करने में लापरवाही बरत रही हैं। दूसरी ओर विभिन्न क्षेत्रों में 16 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग ने गृह स्वामियों को नोटिस भी जारी किया है। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये विराम। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
जनपद फर्रुखाबाद के शेखपुर कमालगंज में 3 दिवसीय उर्स एहसनी महमूदी का समापन अपने रिवायती अंदाज में कुल शरीफ के साथ हुआ। आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों ने अपनी श्रद्धा के पुष्प प्रसिद्ध संत एहसन अली और महमूद अली की मजार पर चढ़ाए। इस अवसर पर प्रदेश भर से आए नामी गिरामी कव्वालों ने अपना कलाम पेश किया। उर्स परिसर के बाहर मेले जैसा दृश्य था, जहां तरह तरह की सैकड़ों दुकानें और झूले लगे थे। साथ ही दुकानों पर खाने पीने का सामान भी मिल रहा था। साहिबे सज्जादा हजरत आमिर मियां ने कुल के अंत में देश दुनिया में अमन कायम की दुआ की तथा उर्स में हाजिरी देने वालों की जायज मुरादें पूरी होने के लिए दुआ की। लूब अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, अन्नू मियाँ जिनके जाम से वो मशहूर थे, वो उन्होंने इस शेखपुर में 50 साल अपनी सज्जादगी में लोगों की खिदमत करी। हिंदू मुस्लिम एकता का ये प्रतीक है ये दरगाह, और यहाँ पर आज से नहीं सैकड़ों साल से इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे किसी भी मज़हब व मिल्लत का भेदभाव नहीं किया जाता है, और यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अपना माथा टेकते हैं। और उर्स में 50% लोग हमारे हिंदू भाई तशरीफ़ लाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी करते हैं, गागर चढ़ाते हैं, चादर चढ़ाते हैं। ये सब प्रोग्राम 3 दिन तक चलता है। बरेली में मतांतरण कर धर्म परिवर्तन का बड़ा मामला सामने आया है। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के वंशी नगला में हिंदुओं का बड़ी संख्या में मतांतरण कराया जा रहा था। ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कराया जा रहा था। एक घर में 100 से अधिक लोग प्रभु यीशु की प्रार्थना कर रहे थे। कई सालों से वंशी नगला में साई मिशनरीज हिंदुओं के धर्म परिवर्तन की गहरी साजिश रच रही है। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने में लाकर पूछताछ की। बरेली एसपी सिटी ने बताया कि शिकायतकर्ता से तहरीर ले ली गई है। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। दिनांक 20 नवंबर 2022 को थाना सुभाष नगर पर डायल 112 पर एक सूचना प्राप्त हुई। सूचना देने वाले व्यक्ति द्वारा बताया गया कि वंशी नगला मोहल्ला स्थित एक प्राइवेट आवास में 60-70 व्यक्ति हैं और एक व्यक्ति द्वारा ईसाई धर्म के धर्मांतरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होने पर थाना स्थानीय द्वारा मौके पर पहुंचकर मामले का संज्ञान लिया गया। इस मामले में प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है एवं अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। मामला यह है कि सुबह सुबह एक फोन आया हमारे पास और कहा कि आपके जो बंसी नगला आपके पड़ोस में है मोहल्ला, वहाँ पर मतांतरण हो रहा है। ईसाई लोग वहाँ सक्रिय हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, लोग लालच दे करके उनका मतांतरण कर रहे हैं। तो 4-6 लोग हम इकट्ठे हुए, हम बातचीत की, तो हमने कहा भाई देखो अकेले वहाँ जाना ठीक नहीं है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अगर वहाँ पहुँचेंगे अकेले हम तो वो लोग आक्रामक हुए, मारपीट कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ें हैं। पुलिस को सूचना दी। पुलिस वाले जब वहाँ पर आए तो पुलिस वालों को साथ, पुलिस वाले अंदर गए घर में और उन्होंने ऊपर जाकर के बाइबल वगैरह जो भी उनकी किताबें होती हैं ईसाई धर्म की, वो वहाँ पर पकड़ी। पुलिस वाले उतर के नहीं आ पाए ऊपर से, तब तक 15-20 महिलाएं नीचे उतर के आई। हम बाहर सड़क पे खड़े हुए थे। बोले हमसे एक महिला ने कहा कि भाई तुम कैसे आए हो, क्या नाम है तुम्हारा। मैंने भैया आए हैं, मैंने यहाँ पर क्या हो रहा है जानकारी करना चाह रहे थे। तो बोले, एक महिला हमसे बात कर रही थी, पीछे से एक महिला है, उसने बहुत जोर से एक घूंसा जो है हमारे यहाँ गर्दन पे दिया, जिससे हमें चक्कर आ गया। 3 लड़के हमारे पास खड़े हुए थे, वो लड़के नाम तो नहीं पता है, उन लोगों ने मुझे उठाया। आइए इस खबर पर और अधिक जानकारी लेते हैं बरेली में मौजूद दूरदर्शन संवाददाता नाजिया अंजुम से। नाजिया जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी हाल ही में जबरन धर्म परिवर्तन की बढ़ती हुई घटनाओं पर चिंता जताई थी और योगी सरकार की अगर बात करें तो धर्म परिवर्तन के बढ़ते मामलों को भी रोकने के लिए सख्ती काफी बढ़ती गई है। कानून भी आ गया है, इस पर आ चुका है और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन और पुलिस की क्या सक्रियता दिखाई दे रही है इस दिशा में। जी अलका, सही कहा आपने। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में काफी सख्त टिप्पणी की थी और सरकारों को जो है गंभीर रूप से इस पर काम करने के लिए कहा गया था। उत्तर प्रदेश में विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निषेध कानून भी लाया गया है। इसके बाद मामले लगातार आ रहे थे। इस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद
प्रशासन और पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो काफी एक्टिव है। छोटी छोटी सूचनाओं पर भी पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है, जांच करती, गहनता से जांच की जाती है मामलों की, ताकि कि कहीं किसी के साथ अन्याय भी ना हो और इस तरह की घटनाओं को रोका भी जा सके। जैसे कि कल बरेली में जो मामला आया है सुभाष नगर में, उसमें हिंदू दलों ने कुछ ने शिकायत की थी, 112 पर उन्होंने कंप्लेन किया। त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस प्रशासन का पूरा अमला वहां पहुंच गया और जिस तरह से वहां हालात जो पाए गए, वहां भारी संख्या में हिंदू संप्रदाय के लोग भी थे और प्रार्थना सभा चल रही थी, तो ऐसे में जो भी विधिक कार्रवाई बनती थी, 6 लोगों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है, खिलाफ मामला दर्ज किया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है गहनता से, ताकि जो है जो तथ्य हैं वो सामने आ सके और जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके और इस तरह के मामलों को आगे आने से रोका जा सके। तो पुलिस और प्रशासन काफी तत्परता से काम कर रहे हैं। इससे पहले भी कई मामले आए जिसमें पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए इन चीजों को रोकने का काम किया है। कल भी बड़ी संख्या में जो धर्म परिवर्तन जैसी बात कही जा रही थी, उसको पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर रोकने का काम किया है। अलका जी, नाजिया, जानकारी के लिए धन्यवाद। लंबे इंतजार के बाद अब ठंड का मौसम प्रदेश के विभिन्न जिलों में अपना असर बढ़ाने लगा है। सवेरे और शाम को सर्द हवाओं के साथ ही कहीं कहीं कोहरे के चलते सड़कें अपेक्षाकृत सूनी दिखाई देने लगी है। लोग गर्म कपड़े पहनकर और आग जलाकर ठंड से राहत पाने का प्रयास कर रहे हैं। मौसम विभाग ने बताया है कि आने वाले समय में कोहरे का प्रभाव कई जगह पर बढ़ सकता है और बर्फीली हवाओं में भी तेजी आएगी। उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते मौसम के लगातार ठंडे होने की संभावना बढ़ रही है। मौसम विभाग ने सवेरे कोहरा जारी रहने और दिन में आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। लखनऊ में आज का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। बलरामपुर में हस्तनिर्मित स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए परेड ग्राउंड में प्रदर्शनी आयोजित की गई। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश, कश्मीर, राजस्थान के खादी उत्पादों को प्रदर्शित किया गया। इसमें हस्तनिर्मित खादी के उत्पादों के साथ लकड़ी के उत्पादों को भी बिक्री के लिए रखा गया है। प्रदर्शनी का उद्घाटन करते हुए सदर विधायक पलटू राम ने कहा कि ऐसी प्रदर्शनियों से उत्पाद को बढ़ावा मिलता है, जिसका फायदा खादी उद्योग से जुड़े लोगों को भी मिलता है। के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी जी वो लगातार स्वदेशी निर्मित वस्तुओं पर पूरा जोर दे रहे हैं और आज इसी क्रम में हमारे जनपद बलरामपुर के परेड ग्राउंड में खादी ग्रामोद्योग प्रदर्शनी, जो विगत कई वर्षों से हमारे इसके प्रबंधक हिलाल अहमद जी के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रतिष्ठानों को उत्तर प्रदेश ही नहीं देश के कोने कोने से जो स्वनिर्मित पदार्थ हैं, चाहे वो कपड़े के रूप में हो, चाहे फर्नीचर के रूप में हो, चाहे खाद्य पदार्थ के रूप में हो, उन सभी प्रकार के दुकानदारों को प्रेरित करके हमारे जनपद बलरामपुर में लाते हैं और एक बहुत बड़ा बाजार का रूप दे करके स्वदेशी निर्मित वस्तुओं को बहुत सस्ती दर पर बलरामपुर वासियों को उपलब्ध कराने का काम करते हैं। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सा व्यवस्था की बताया रीढ़। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित 1334 नर्सिंग स्टाफ के नियुक्ति पत्र वितरण की शुरुआत। मथुरा से वृंदावन के बीच रेल लाइन को मीटर गेज से ब्रॉड गेज में किया जाएगा परिवर्तित। रेल मार्ग से मथुरा से वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगी बेहतर रेल यात्रा की सुविधा। प्रदेश में डेंगू और वायरल बुखार का असर लगातार जारी। लखनऊ में रविवार को डेंगू के मिले नए 47 मरीज। स्वास्थ्य विभाग ने 16 घरों में गृहस्वामियों को मच्छर जनित स्थितियों के लिए दिए नोटिस। फर्रुखाबाद में रिवायती अंदाज में हुआ कमालगंज के 3 दिवसीय उर्स का समापन। नामी गिरामी कव्वालों ने पेश किए कलाम। मेले में श्रद्धालुओं को दिखी भीड़। और पर्वतीय इलाकों में बर्फबारी से प्रदेश के मौसम में आया बदलाव, बढ़ा ठंड का असर। कोहरा और सर्द हवाओं से जनजीवन हुआ प्रभावित। मौसम विभाग ने अभी और ठंड बढ़ने के जताए आसार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।